हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का स्वागत है जीके विद प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन में प्रीवियस ईयर के जीके के क्वेश्चन। तो बहुत बारीकी से मैं हर एक क्वेश्चन को बताऊंगा, तो जुड़े रहे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं। जल्दी से आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पृथ्वी के दोनों ओर ग्रह आपसे पूछे गए हैं। ऑप्शन है मंगल और बृहस्पति, शुक्र और शनि, बुध और शुक्र, मंगल और शुक्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सही उत्तर है मंगल और शुक्र पृथ्वी के दोनों ओर ग्रह हैं। तो चलिए डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो सूर्य से बढ़ते क्रम में ग्रहों की दूरी भी दी हुई है। बुध सबसे नजदीक है सूर्य के, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है, तब आपको बताना है टोटल ग्रह हैं 8। तो टोटल ग्रहों की संख्या कितनी है, टोटल ग्रहों की संख्या है 8। यहाँ पर आप देख सकते हो पृथ्वी के दोनों ओर कौन कौन से हैं, एक तो शुक्र है और एक मंगल है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगर पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है, तब इसका आंसर आप दोगे बुध। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध। उसके बाद अगर क्षुद्र ग्रहों के बारे में आपसे पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किसके बीच पड़ते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह हैं। तो मंगल और बृहस्पति के बीच आते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, अब देख लेते हैं इनके बारे में थोड़ा सा और। आप सभी को पता है कि आप सभी को पता होगा शुक्र को क्या बोलते हैं। शुक्र को बोलते हैं पृथ्वी की बहन। पृथ्वी की बहन बोला जाता है शुक्र को, पृथ्वी की बहन बोला जाता है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका आकार, घनत्व, इसका जो आकार है, घनत्व है और जो व्यास है बिल्कुल पृथ्वी के समान है। ये बात आपको याद रखनी है। शुक्र को किस नाम से जाना जाता है, तो सांझ के तारे के नाम से जाना जाता है। सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन, या फिर चमकीला ग्रह शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि इनर प्लेनेट कौन कौन से होते हैं। इनर प्लेनेट कौन कौन से हैं, या फिर आउटर प्लेनेट इनमें से कौन कौन से हैं। तो इनर प्लेनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लेनेट इन्हें बोला जाता है, जो कि आंतरिक ग्रह किन्हें बोला जाता है, आंतरिक ग्रह है बुध शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ये चार ये चार ग्रह, इन्हें आंतरिक ग्रह बोला जाता है। और इसके बाद बृहस्पति बृहस्पति शनि, अरुण और वरुण, इन चारों को आउटर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। आउटर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है। अब हमारे 5 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। 5 ग्रहों को हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। पहला है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है मंगल, चौथा है बृहस्पति और पांचवा है शनि। इन 5 ग्रहों को हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इनमें से ऐसे कौन से ग्रह हैं जिन्हें हम नंगी आंखों से देख सकते हैं या फिर नहीं देख सकते हैं। आपको 4 ऑप्शन इनमें से दे देगा और आपको सही उत्तर देना होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मत देने का अधिकार होता है। आपसे पूछा गया है कि मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है, राजनीतिक अधिकार, नागरिक अधिकार, कानूनी अधिकार या फिर आर्थिक अधिकार। तो मत देने का अधिकार है राजनीतिक अधिकार। मत देने का अधिकार कैसा होता है, तो राजनीतिक अधिकार होता है। क्वेश्चन यह भी पूछा गया है कि मत देने की आयु किस वर्ष 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी। किस वर्ष 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु मत देने की कर दी गई थी, और यह कौन सा संविधान संशोधन था। तो आप सभी को पता होगा कि 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत
मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी और यह 61वां संविधान संशोधन था। ठीक है। तो इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे राजीव गांधी। तो राजीव गांधी के समय में हमारी मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अब क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव, लोकसभा के जो सदस्यों का चुनाव है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो डायरेक्ट वोटिंग से डायरेक्ट वोटिंग द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और पूछा जाए कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसा होता है, तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव इनडायरेक्ट वोटिंग द्वारा होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनडायरेक्ट वोटिंग द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। इसमें एमएलए डायरेक्ट वोट देते हैं, इसमें एमएलए इनडायरेक्ट वोट देते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें पब्लिक के द्वारा डायरेक्ट वोटिंग की जाती है, यानी कि गुप्त मतदान द्वारा, वैश्विक मताधिकार के द्वारा लोकसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। देखते हैं मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? तो संविधान के अनुच्छेद 325 व 26 के अनुसार प्रत्येक वयस्क नागरिक को जो पागल या अपराधी ना हो उन्हें मत देने का अधिकार प्राप्त है। किसी नागरिक को धर्म, जाति, वर्ण, संप्रदाय अथवा लिंग भेद के कारण मत अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत मत देने का अधिकार है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपसे पूछा गया है कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 दिसंबर, 25 नवंबर, 24 अक्टूबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस इसे किसने घोषित किया था? तो संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को मानव अधिकार दिवस घोषित किया था, पर इसकी आधिकारिक घोषणा 1950 को हुई थी। आधिकारिक घोषणा इसकी 1950 को हुई थी। अब इसका उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस यानी कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जो डे है, इसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों को मानव अधिकारों के महत्व के प्रति जागरूक करना है, जैसे कि दुनिया में स्वतंत्रता के साथ जीवन यापन करना, किसी भी कीमत पर कोई भेदभाव ना हो, सब शांति या खुशी से जीवन व्यतीत कर सके, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार का उद्देश्य है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। और भारत में भारत में 12 अक्टूबर 1993 को भारत में 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, तो आपको नोट कर लेना है कि भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो आपको सन सिर्फ याद रखना है, डेट अक्सर एग्जाम्स में बहुत कम पूछी जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आपसे पूछा गया है कि नोबेल पुरस्कार किस में योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? आपको बताना है कि इनमें से जो नोबेल पुरस्कार है किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता। ऑप्शन है शांति, कंप्यूटर विज्ञान, चिकित्सा व अर्थशास्त्र। तो आप सभी को पता होगा कि 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज को दिया जाता है। और किस में नहीं दिया जाता? तो कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता। ठीक है, थोड़ा सा एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। तो नोबेल प्राइज की शुरुआत जो हुई थी स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में की गई थी। क्वेश्चन पूछा गया है
और आपको याद रखना है कि नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई थी, 1901 में। और किस वैज्ञानिक के नाम पर नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी, तो अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी। और कहाँ के वैज्ञानिक हैं, ये स्वीडन के वैज्ञानिक हैं। और यहाँ 6 क्षेत्र देख सकते हो, यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। ठीक है, इसमें कितनी राशि दी जाती है, तो $10 लाख की राशि प्रदान की जाती है। और जो अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था 1867 में, डायनामाइट का आविष्कार किया था। किसका? डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में किया था। अब नोबेल फाउंडेशन की जो स्थापना हुई थी वो 19 जून 1900 को हुई थी तथा 1901 से नोबेल पुरस्कार दिए जाने लगा था। और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत वो हुई थी 1968 से की गई थी। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन और भी क्या आता है, और पूछा जा सकता है कि पहला जो नोबेल पुरस्कार है वो शांति के लिए किसे मिला था, तो पहला नोबेल शांति का पुरस्कार 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनोट और फ्रेंच पीस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष फ्रेडरिक पेसी को संयुक्त रूप से दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो अल्फ्रेड नोबेल जो नोबेल पुरस्कार में दिया जाता है और राशि दी जाती है $10 लाख की राशि नोबेल पुरस्कार के तहत दी जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित स्थानों में से किस में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से किस जगह पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। ऑप्शन है बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश और पंजाब, मद्रास और मुंबई, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब में। तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या होता है इसे भी देखेंगे और इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, मद्रास और मुंबई में सबसे पहले रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। देखते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में। अब इसमें क्या था रैयतवाड़ी बंदोबस्त में, इसके तहत क्या हो गया था, कंपनी और रैयतों यानी कि किसानों के बीच सीधा समझौता या संबंध बना दिया गया था। यानी कि जो लगान वसूलना था किसानों से वो कंपनी डायरेक्ट सीधा किसानों से लेगी, सिर्फ इतना आपको याद रखना है। तो राजस्व के निर्धारण तथा लगान वसूली में किसी जमींदारों और बिचौलियों की भूमिका अब इसमें बिल्कुल पूर्ण रूप से खत्म कर दी गई थी। अब सबसे पहले आपको याद रखना है थॉमस मुनरो को रैयतवाड़ी बंदोबस्त का स्वामी माना जाता है। थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था। और इसके बारे में सबसे पहले किसने सुझाव दिया था, तो कैप्टन रीड ने इसके सबसे पहले सुझाव दिया था। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसमें सीधे राजस्व कंपनी को देगा और उसे अपनी भूमि के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता था, लेकिन कर न देने की स्थिति में उसे भूमि से भी वंचित होना पड़ता था। इस व्यवस्था के सैद्धांतिक पक्ष के तहत खेत की उपज का अनुमान कर उसका आधा राजस्व के रूप में जमा कराना पड़ता था। ठीक है, और क्या पूछ सकता है यहाँ से, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था है ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी। कैसी प्रणाली थी, ये भूमि से रिलेटेड थी, भू राजस्व दिया जाता था इसमें। और इस व्यवस्था की शुरुआत जो की थी थॉमस मुनरो ने की थी। देख सकते हो यहाँ पर किन्होंने की थी, तो थॉमस मुनरो के द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और थॉमस मुनरो ने 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर के रूप में कार्य किया। थॉमस मुनरो ने 1820 में बॉम्बे तथा मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत की थी। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत कहाँ पर की गई थी, और सन भी देख सकते हो कब की गई थी, 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत सरकार और काश्तकारों के बीच एक सीधा समझौता किया गया था। और इसकी सिफारिश सबसे पहले किसने करी थी, तो चार्ल्स रीड ने इसकी सबसे पहले सिफारिश की थी। देख सकते हो यहाँ पर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि स्वदेशी आंदोलन जो शुरू किया गया था वो कब शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के दौरान, भारत में एक जिम्मेदार सरकार न बन सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण से, भारतीय माल के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए लोगों की आर्थिक दशा में सुधार करने की दृष्टि से,
या फिर जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध के रूप में। तो आप सभी को पता होगा कि स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में इसकी स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। बंग भंग आंदोलन के नाम से भी इस आंदोलन को जाना जाता है। अब इस आंदोलन की जो घोषणा हुई थी वो कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी। कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत की गई थी। ठीक है, आपको याद रखना है। और बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 को लागू हो गया था। इसी दिन को बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1905 को 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया था और इसी दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको पता होगा कि स्वदेशी आंदोलन में बहुत सारे नारे लगाए गए थे, जैसे कि विभाजन हमें नहीं चाहिए और बंगाल एक है। ऐसे नारे स्वदेशी आंदोलन के दौरान लगाए गए थे। अब इस आंदोलन के चलाने के तरीके को लेकर कांग्रेस में विभाजन हो गया था 1907 में। इस आंदोलन को चलाने के तरीके को लेकर 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो कि 1907 में हुआ था, कांग्रेस दो दलों में बट गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, एक गरम दल और एक नरम दल में। और 1907 के जो सूरत अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी बोस ने की थी। रास बिहारी बोस ने 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज ने किसको पराजित किया था? आपसे पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था तराइन के युद्ध में। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि तराइन की लड़ाई कब हुई थी? आप सभी को पता होना चाहिए तराइन की लड़ाई कब हुई थी। तो तराइन में दो लड़ाइयाँ हुई थी, आपको याद रखना है। पहली लड़ाई हुई थी 1191 में और 1192 में। तो तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था और दूसरी लड़ाई में क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज तृतीय को पराजित कर दिया था। अब मोहम्मद जो गोरी था वो गौर राज्य का शासक था। मोहम्मद गोरी गौर राज्य का शासक कौन था? गौर का शासक था मोहम्मद गोरी। और इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण और इन्होंने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में किया था। मुल्तानों पर पहला आक्रमण किया था 1175 में। ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण किस वर्ष किया था और कहां पर किया था? तो आपको याद रखना है, मुल्तान पर किया था। इसके बाद 1178 में मोहम्मद गोरी ने दूसरा आक्रमण किया और कहां पर किया? तो गुजरात में किया। तो गुजरात के पाटन नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी ने दूसरा आक्रमण किया था। इसमें मोहम्मद गोरी की बुरी तरह हार हुई थी और जो दूसरा आक्रमण हुआ था इसके जो किसके खिलाफ हुआ था? तो भीम सेकंड। तो आपको याद रखना है, गुजरात का जो शासक था भीम सेकंड था। इन्होंने क्या किया था? मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से परास्त कर दिया था। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। इसके बाद क्या हुआ? 1192 में क्या हुआ? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही युद्ध हुआ और इसमें विजय जो रहा था मोहम्मद गोरी रहा था। इसमें विजय रहा मोहम्मद गोरी। और 1194 में भी पूछा गया है चंदावर का युद्ध। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। और यह किस किस के बीच हुआ था? तो गोरी और जयचंद के बीच यह युद्ध हुआ था। इसमें गोरी विजय रहा। इसमें भी गोरी विजय रहा। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? मृदा और शैलखंडों के नीचे खिसकने की घटना को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है भूस्खलन, अपक्षय, मृदा प्रवाह, अपशल्कन या अपपतन। तो इसका राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। मृदा और शैलखंडों के नीचे खिसकने की घटना को भूस्खलन
कहते हैं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भूस्खलन। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति की निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? इस क्वेश्चन का जल्दी से जल्दी सही उत्तर बताइए। जल्दी से जल्दी बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन, या फिर 56वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, या फिर 52वां संविधान संशोधन? संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? जल्दी से जल्दी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध जो कि 1192 में हुआ था, किसने किस को पराजित किया? अभी मैं आपको बता ही चुका हूं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से जल्दी बताइए। तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को परास्त किया था। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? केवल एक बार, 3 बार, 2 बार, या फिर अभी तक हुई ही नहीं, कभी नहीं? तो इसका सही उत्तर है डी, अभी तक भारत में एक बार भी राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा है। देख लेते हैं भारत में कितनी तरह के आपातकाल की व्यवस्था है। तो भारत में 3 तरह के आपातकाल की व्यवस्था है। आपको याद रखना है, 3 तरह के भारत में आपातकाल हैं। 3 तरह के आपातकाल हैं। कौन कौन से हैं उनके बारे में देख लेते हैं। और आपातकाल की घोषणा किस आधार पर की जाती है? पहला आपातकाल है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है और इसकी घोषणा निम्न आधार पर की जा सकती है, या तो युद्ध हो जाए या फिर बाहरी आक्रमण हो जाए। तो इस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल पूरे देश में लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है और इसकी घोषणा किसी राज्य में अगर सरकार तंत्र विफल हो जाए या फिर राज्य संघ की कार्यपालिका के किन्हीं निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ हो। तीसरा है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है और अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। इसकी घोषणा राष्ट्रपति तब करता है जब उसे विश्वास हो जाए कि भारत में वित्तीय स्थायित्व खतरे में है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? पौधे में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? और इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए पौधे में फूड का परिवहन किसके माध्यम से होगा, तो इसका सही उत्तर क्या है? आपको ट्रिक से याद रखना है, जब पूछा जाए जल तो ज से जाइलम, तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम। पौधे में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। अगर फूड पूछा जाए तो फूड का हो जाएगा फ्लोएम। तो फूड का आंसर हो जाएगा, पौधों में फूड का परिवहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के माध्यम से होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछा गया है शोल्डर या फिर टांका मिश्र धातु है। जो शोल्डर होता है जो, वो किस चीज से बनता है? सीसा व जस्ता से, तांबा व सीसा से, टिन व सीसा से, सोडियम व सीसा की? तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिन और सीसा की मिश्र धातु का नाम है टांका। ठीक है, टांका किससे बनता है? तो शोल्डर बनता है टिन और सीसे से। अगर पूछ लिया जाए आपसे पीतल किसकी मिश्र धातु है, तो पीतल बनता है कॉपर प्लस जिंक से। कॉपर प्लस जिंक से बनता है। अगर पूछा जाए कांस्य किसकी मिश्र धातु है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस टिन की। कॉपर प्लस टिन की।
अगर आपसे पूछा जाए स्टील, स्टील है वह मिश्र धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन प्लस कॉपर, आयरन प्लस कार्बन से, सॉरी, आयरन प्लस कार्बन से बनता है स्टील। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला जो क्वेश्चन है इसका आंसर जल्दी से जल्दी करिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आंख में वर्ण दर्शन यानी कि कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है। रक्तक कोट, शंकु, दृढ़ पतली कोट या फिर शाकला। इसका सही उत्तर है शंकु। क्या है इसका सही उत्तर? शंकु। अगला है डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डीएनए परीक्षण परीक्षण विकसित किया गया था डॉक्टर एलेक जेफ्रोंस द्वारा, ग्रेगर मेंडल द्वारा, डॉक्टर वी के कश्यप द्वारा या फिर वॉटसन और क्रिक द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एलेक जेफ्रोंस द्वारा डीएनए परीक्षण विकसित किया गया था। अब डीएनए के बारे में देख लेते हैं, डीएनए कहाँ पर पाया जाता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि डीएनए कहाँ पर पाया जाता है। तो डीएनए पाया जाता है केंद्रक में। कहाँ पर? तो केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए पाया जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डाई न्यूक्लिक एसिड। डाई न्यूक्लिक एसिड, डाई न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए की फुल फॉर्म है। और डीएनए होते क्या है? तो ये पोली न्यूक्लियोटाइड होते हैं। ये पोली न्यूक्लियोटाइड होते हैं। डीएनए कैसे होते हैं? तो डीएनए होते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। ठीक है, और यह केंद्रक के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाए जाते हैं। और डीएनए की इकाई, डीएनए की यूनिट क्या है? तो जीन है। डीएनए की यूनिट का क्या नाम है? तो डीएनए की यूनिट है, इकाई है जीन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 अप्रैल, 17 अप्रैल, 14 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल को। आपको बताना है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ साथ आप मुझे बताइए कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 7 अप्रैल। और पृथ्वी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। और विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है, हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल को, हीमोफीलिया दिवस। और 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है अंबेडकर जयंती। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। ठीक है, ये बात आपको नोट कर लेनी है। अगला जो क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन था। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाला अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति। इसी के साथ साथ आप मुझे बताइए प्रथम महिला भी, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। और किस अंतरिक्ष यान से गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अपोलो 11। अपोलो 11 अंतरिक्ष यान से या चंद्रमा पर गए थे। ठीक है, और इसके बाद जो दूसरे व्यक्ति कौन थे, अगर पूछा जाए कि इसके बाद चंद्रमा की धरती पर कौन उतरा था, तो एल्ड्रिन 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 बज एल्ड्रिन थे दूसरे व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो जल्दी से बताइए कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरी गागरिन। यूरी गागरिन
जो यूरी गागरिन थे ये रूस के थे, ये रूस के थे। और ये कौन से अंतरिक्ष यान से जो अंतरिक्ष यान था कि उसका क्या नाम था, तो उसका नाम था वोस्टोक वन से। तो वोस्टोक वन से अंतरिक्ष यान से यह अंतरिक्ष में गए थे। और अगर पूछा जाए कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तब इसका राइट आंसर है वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ये भी रूस की थी और यह प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। और किस अंतरिक्ष यान से गई थी अगर पूछा जाए तो वोस्ट्रोक 6 अंतरिक्ष यान से यह अंतरिक्ष में गई थी वैलेंटीना टेरेस्कोवा। ठीक है, आपको याद रखना है। और अपोलो 11 से गए थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग, चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगर आपसे पूछ ले कि भारत के पहले व्यक्ति का नाम बताइए, भारत के पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे, पहले व्यक्ति जो अंतरिक्ष में गए थे और पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी, तब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के पहले व्यक्ति थे राकेश शर्मा। राकेश शर्मा पहले व्यक्ति थे जो भारत के थे जो अंतरिक्ष में गए थे। और कहाँ से गए थे, तो बैंकावूर स्टेशन से इन्होंने उड़ान भरी थी, यह रूस में है। और पहली महिला कौन बनी थी भारत की, तो पहली महिला बनी थी कल्पना चावला। कल्पना चावला। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है असमान द्रव्यमान वाले दो पत्थर यदि समान वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके गए हैं तो निम्नलिखित में से क्या होगा। भारी द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे, हल्का द्रव्यमान अधिक ऊंचाई तक जाएगा, या फिर उनमें से कोई भी अधिक ऊंचाई तक जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोनों बराबर ऊंचाई तक जाएंगे। असमान द्रव्यमान वाले अगर दो पत्थर समान वेग से ऊर्ध्वाधर फेंके गए हैं तो निम्नलिखित में से वो दोनों बराबर ऊंचाई पर जाएंगे। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, रोम का पूरा रूप क्या है। फुल फॉर्म बतानी है रोम की, फुल फॉर्म आपको बतानी है रोम की। और ये किस तरह की मेमोरी है, वर्साटाइल या फिर वर्साटाइल मेमोरी है, वर्साटाइल मेमोरी है या फिर नॉन वर्साटाइल मेमोरी है, ये भी आपको बतानी है कि रोम किसका उदाहरण है, वर्साटाइल या फिर नॉन वर्साटाइल मेमोरी का उदाहरण है। जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या है। तो रोम की जो फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी है, तो रीड ओनली मेमोरी है ए ऑप्शन में, तो ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रीड ओनली मेमोरी रोम की फुल फॉर्म है। तो रोम को नॉन वर्सटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। रोम किस तरह की मेमोरी है, तो नॉन वर्सटाइल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है, नॉन वर्सटाइल मेमोरी है। यानी कि आपको ध्यान रखना है, यानी कि नॉन वर्सटाइल का मतलब क्या होता है, अगर बिजली चली जाए, अगर कंप्यूटर की बिजली चली जाए तो इसके कंटेंट डिलीट नहीं होते। तो नॉन वर्सटाइल का मतलब ये होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नॉन वर्सटाइल का मतलब क्या है, अगर बिजली चली जाए तो जो भी रोम में लिखा हुआ है तो वो उसमें से डिलीट नहीं होता है, डिलीट नहीं होता। और वर्सटाइल मेमोरी का उदाहरण क्या है, रैम। क्या है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम किसका उदाहरण है, तो वर्सटाइल मेमोरी का उदाहरण है। तो गैस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।